Hello everyone. So let's start the new chapter. The new chapter is Basis of Accounting. ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 2 पेज का चैप्टर है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि अकाउंट्स जो है वो 2 बेसिस से बनते हैं। कौन से वो 2 बेसिस है वो पढ़ेंगे। एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इस चैप्टर में हमें इन्हीं दोनों बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को थोड़े से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। जब हम कैश बेसिस से अपना अकाउंट्स बना रहे हैं, कोई भी बिजनेस कैश बेसिस को फॉलो करते हुए अपना अकाउंट्स बना रहा है, तो ट्रांजैक्शंस कब रिकॉर्ड करते हैं? जब कैश या तो आ जाता है या पे हो जाता है, यानी कैश हाथ में आ गया या कैश चला गया, सिर्फ और सिर्फ तभी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। उसके अलावा हम कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने उधार में माल बेचा है तो वो ट्रांजैक्शन इस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर आपने उधार में माल खरीदा है तो वो भी वो ट्रांजैक्शन में यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो बहुत सिंपल है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो जब कैश या तो रिसीव हो जाता है या पेड हो जाता है। अदर देन दैट, जिस ट्रांजैक्शन में भी कैश इमीडिएटली इन्वॉल्व नहीं होता है, वो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, अक्रूड इनकम, ये चारों चीज कंसिडर नहीं किए जाते हैं। ये चारों चीज क्या होते हैं? कंसिडर नहीं किए जाते। अब ये चारों चीज क्या होते हैं जरा हम समझ लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है कि जो एक्सपेंस आपका अकाउंटिंग पीरियड में, मतलब वो एक्सपेंस रिकॉर्डेड है कि वो होना है, वो एक्सपेंस है, लेकिन अभी आपने उसके लिए वो पेमेंट या वो कैश निकाल के बस नहीं दिया है। एक्सपेंस तो वो डन है। फॉर एग्जांपल, आपको फरवरी का रेंट देना है, आपको फरवरी का रेंट देना है, तो फरवरी का रेंट फरवरी मंथ के लिए ही जाएगा। आप देने में, कैश पे करने में लेट हो गए, आपने फरवरी का रेंट फरवरी में नहीं दिया, आप उसमें लेट हो गए, लेकिन आपने उसको मेंशन कर रखा है कि फरवरी का ये खर्चा है हमारा, लेकिन फिर भी जब आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे करोगे तो आप इस रेंट को, क्योंकि आपने कैश नहीं पे किया है, आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो एक्सपेंस तो है, जो होना भी है, जो हुआ भी है, ठीक है, बस अभी क्या है, हमने कैश का पेमेंट नहीं किया है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ठीक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने 2 साल पहले का, जो 2 साल बाद का खर्चा पहले ही दे दिया, ठीक है, एडवांस में पेमेंट कर दिया, मतलब फाइन। एडवांस इनकम क्या होती है? आपको पेमेंट एडवांस में मिल गई है, अभी आपने सामान नहीं भेजा है लेकिन आपको एडवांस में ही पेमेंट मिल गई है। ठीक, अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम क्या होता है? अक्रूड इनकम मतलब आप, वो इनकम आपके उसमें आ गया है, मतलब आपको ये श्योरिटी है कि इनकम आने वाला है, आ गया है, लेकिन बस अभी आपके अकाउंट में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बिजनेस ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आप जब उसका पोर्टफोलियो खोल के देखते हो तो वो दिखाता है कि इतना पैसा आपको मिलने वाला है, मतलब इतना पैसा जो है वो आपके नाम निकल गया है, लेकिन अभी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, आपके अकाउंट में वो 15 दिन बाद क्रेडिट होगा। तो ऐसे इनकम को हम बोलते हैं अक्रूड इनकम। तो ये जो 4 तरह की चीजें हैं, इनको हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं करते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या कंसिडर करते हैं? सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन। कैश में माल खरीदा, कैश में माल बेचा, कैश में रेंट पे किया, कैश में सैलरी दी, जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ हम कैश बेसिस पे हम उसको ही रिकॉर्ड करते हैं। उसके अलावा हम अगर कुछ ऐसा है कि सैलरी देनी है, अभी दी नहीं है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, रेंट देना है, अभी दिया नहीं है,
तो हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है भाई? एडवांटेजेस तो ये है सबसे पहला कि बड़ा सिंपल होता है बनाने में। सिंपल क्यों होता है भाई? जो भी कैश गया और जो भी कैश आया आपको वही तो लिखना है बस। आपको और दिमाग लगाना ही नहीं कि अरे मार्च का रेंट था, दिया नहीं, लेकिन खर्चा तो हमारा मार्च का ही होगा ना, वो ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। आपको सिंपल क्या करना है, रेंट अगर दिया है तो लिख लेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, हम छोड़ देंगे। तो बड़ा सिंपल होता है बनाने में, कोई कंफ्यूजन नहीं होता भाई। जो जो कैश के ट्रांजैक्शन है वो सारे हम लिख लेते हैं। suitable for those organizations where mostly transactions are done in cash। उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है जहां पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कैश में ही होते हैं, कुछ भी क्रेडिट नहीं होता, कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं होता, तो वहां के लिए तो ये सूटेबल है, ये इसका एडवांटेजेस है, ठीक। अब आते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस पे और फिर हम इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है इसका? इसका डिसएडवांटेज, इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि डज नॉट गिव द क्लियर पिक्चर, डज नॉट गिव द क्लियर पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डज नॉट गिव द क्लियर पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई कैसे आ जाएगा क्लियर पिक्चर? आप खुद सोचो, जब आप वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो, आपने मार्च मंथ का रेंट देना है, आप मार्च मंथ का आपको रेंट देना था, ठीक। आप 15 दिन से लेट हो गए, 15 दिन से आप क्या हो गए? लेट हो गए, ठीक, लेट हो गए, वो अप्रैल में आ गया, अगला अकाउंटिंग पीरियड आ गया, 15 दिन लेट हो गए तो ये क्या हो गया? अप्रैल में आ गया। आपने कब दिया? अप्रैल में दिया, ये अकाउंटिंग पीरियड यहीं पर खत्म हो गया मार्च का। पर ये जो रेंट गया है ये है तो मार्च का ही, ये खर्चा तो मार्च का ही माना जाएगा ना। तो जब आप उस खर्चे को उस साल में कैलकुलेट ही नहीं करोगे तो आप सही प्रॉफिट लॉस कैसे एसेस कर पाओगे? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप इसमें क्रेडिट सेल्स को नहीं मानते। क्रेडिट सेल्स, भाई सेल्स आपने माल बेच दिया है, चला गया है, उधार हर बिजनेस में होता है, लेकिन अगर हम उसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो सही प्रॉफिट लॉस कैसे आ पाएगा? ठीक है। इसमें एक और चीज होती है, अगला जो डिसएडवांटेज है कि इसमें कैपिटल और रेवेन्यू आइटम पे डिस्टिंग्विश नहीं करते। कैपिटल एंड रेवेन्यू में नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं भाई। कैश में चाहे आपने कैपिटल का खर्चा किया हो चाहे रेवेन्यू का, ये अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। कैपिटल एक्सपेंसेस का मतलब होता है बड़े एक्सपेंसेस, जैसे आपने कोई एसेट खरीद लिया, चाहे कोई बड़ी संपत्ति खरीद ली, तो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। और रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस क्या होता है? जो डेली बेसिस पे आप खर्चे करते हो, जैसे आप हर महीने रेंट देते हो, वेजेस देते हो, सैलरी देते हो, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, ठीक है। अब ये डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें आपने कैश में जो भी ट्रांजैक्शन किया है वो रिकॉर्ड करोगे, चाहे कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो। अब आपने एक साल तो भाई 10 लाख रुपए की मशीन खरीद ली, तो उसको आप खर्चे में मान रहे हो, ठीक, और सैलरी वगैरह तो मान ही रहे हो। अगले साल आपने क्या किया? ऐसी कोई बड़ा खर्चा ऐसा नहीं किया, तो उसको आप खर्चे में नहीं मान रहे हो, तो क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा कि पिछले साल तो 1000 रुपए प्रॉफिट था और इस साल लाख रुपए हो गया, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को भी एज अ नॉर्मल एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हो, जो कि हम नॉर्मल अकाउंटिंग में या अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं करते हैं। फाइन। एक और बात कि जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ये जनरली कहां पर बनता है? कौन लोग बनाते हैं? ये जनरली बनता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। कहां? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कह सकते हैं कि जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं,
जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें बनता है ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। उनके अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं, उनका नाम होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सिंपल, कि जो रिसिप्ट हुआ वो लिख लेंगे, जो पेमेंट हुआ वो लिख लेंगे इस अकाउंट में। तो ये कहाँ बनता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, यानी मंदिर, मस्जिद, धर्म के जितने भी स्थान हैं वहां पर बनता है, ठीक है। कोई एनजीओ है वहां पर बनता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस नॉट फॉर प्रॉफिट है उन सब में हम यही तरीका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनाते हैं और उसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक। तो ये हो गया आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगला क्या है, अगला है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज accrual basis of accounting. So what is this now? Let us discuss that what is accrual basis of, अच्छा wait. Let us do one question of cash basis of accounting. Sorry. Let us do one question of cash basis of accounting. During the financial year 2021, Ashok had cash sales of 3,90,000, fine, and credit sales of 1,60,000, ठीक। His expenses for the year is 2,70,000, out of which 80,000 is still to be paid. 80,000 is still to be paid। यानी क्वेश्चन का क्या मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में अशोक का जो कैश सेल्स था, अशोक का कैश सेल्स था वो कितना था, 3,90,000। कितना, 3,90,000। एंड क्रेडिट सेल्स कितना था, 1,60,000, ठीक। उनके जो एक्सपेंसेस थे साल के पूरे कितने, 2,70,000, आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड, जिसमें से 80,000 अभी भी देना बाकी है। पूरे साल का खर्चा तो इतना होना है लेकिन अभी भी 80,000 रुपये पे नहीं किया गया है। तो अब आपको इसमें ये कैश बेसिस के मेथड से आपको बनाना है। अशोक का इनकम निकालना है आपको, अशोक इनकम, ठीक है। कैसे, कैश बेसिस से, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू कितना है भाई, 3,90,000। अब नॉर्मली देखें तो ये क्रेडिट सेल्स भी रेवेन्यू है, लेकिन चूंकि हम कैश बेसिस पे बना रहे हैं तो वी विल नॉट कंसिडर दिस अमाउंट। सो टोटल रेवेन्यू इज ओनली 3,90,000। एंड एक्सपेंसेस कितने हैं, वैसे तो टोटल एक्सपेंसेस 2,70,000 है, but 80,000 is still not paid, so we will not consider this as we are considering only the cash amount. So the cash amount is 2,70,000 minus 80,000, fine. So that is 1,90,000, fine. Hope it is very clear कि रेवेन्यू जो है वो 3,90,000 है। हमने क्रेडिट सेल्स को कंसिडर नहीं किया है,
एक्सपेंसेस टोटल 2,70,000 थे, लेकिन 80,000 अभी भी पे करना बाकी है, तो हम उस 80,000 को माइनस कर देंगे क्योंकि अभी वो पे नहीं हुआ है, और जो अमाउंट एक्चुअल में पे हो चुका है हम सिर्फ और सिर्फ उसी अमाउंट को कंसिडर करेंगे। तो अब अशोक का इनकम क्या आएगा? तो अब अशोक का इनकम क्या आएगा हमें ये बताना है। तो अशोक का इनकम आएगा भाई 2 लाख रुपीज, भाई 2 लाख रुपीज। ये क्वेश्चन था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर। ओके, अब हम आते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है कि इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न्ड और अक्रूड। अगर इनकम अर्न कर लिया गया है या अक्रूड हो गया है तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। यहां पर इसमें क्या होता है, क्रेडिट सेल्स को हम सेल्स मानते हैं। क्रेडिट सेल्स इज ट्रीटेड एज सेल्स, ठीक, क्रेडिट सेल्स इज ट्रीटेड एज सेल्स। If the expense has been incurred but payment is not made, we will treat as expense। वही रेंट वाला एग्जांपल ले लो इसमें भाई, कि रेंट अगर मार्च का देना है तो मार्च के मंथ का खर्चा होगा वो, ठीक है, वो चाहे आप अप्रैल में दो, चाहे मई में दो, चाहे जून में दो, पर आप ऐसा तो नहीं है ना कि मार्च का पेमेंट अगर आप जून में दे रहे हो तो जून का पेमेंट नहीं दे रहे हो, आप जून का भी दोगे। तो एक्सपेंस अगर लगना है तो वो पेमेंट भले ना हुआ हो लेकिन हम उसको एक्सपेंस मानेंगे। मार्च मंथ का रेंट अगर गया है या जाएगा तो वो मार्च का जाएगा, भले वो जून में जा रहा है तो भी मार्च अप्रैल मई जून सबका रेंट अलग अलग जाएगा। ऐसा नहीं है कि मार्च का रेंट जून में देने से जून का रेंट बच जाएगा ना, ठीक है। तो अगर एक्सपेंस होना है तो चाहे पेमेंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, हम उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। ओके, so now let us discuss the advantages of it। advantages क्या है इसमें? मैं बहुत सबसे पहला एडवांटेज क्या है, क्लियर पिक्चर आएगा आपका, क्लियर पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। साफ साफ पता चलेगा ना कि आपका प्रॉफिट कितना। आपने रेंट जो है मार्च का दिखाया कि मार्च में मेरा ये खर्चा होना था, तो वो खर्चा आपका मार्च महीने में दिख रहा है, यानी आपकी इनकम उतने से कम हुई, वो खर्चा मार्च महीने में दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इस असम्पशन में हो कि ये खर्चा तो था ही नहीं मार्च में, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर होगा आपका। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी निकल के आएगा वो बिल्कुल साफ साफ समझ में आएगा। इसको हम, ये मोर साइंटिफिक अप्रोच है। क्या है? साइंटिफिक अप्रोच है प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। दिस इज मोर साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है। And what are the disadvantages? What is the disadvantages? भाई जो था उसको उल्टा कर दो, कैश बेसिस का उल्टा कर दो।
हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? नॉट एज सिंपल, नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस, उतना सिंपल नहीं है जितना कैश बेसिस था, क्योंकि इसमें हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस इनकम, अक्रूड इनकम सब कुछ कंसिडर करते हैं, इसमें हम नहीं छोड़ते हैं, तो ये उतना सिंपल नहीं होगा बनाने में। ठीक है, इसका दूसरा है कि प्रोसेस इज टू एलाबोरेट, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है भाई। आपको एक एक महीने का हर चीज का देखना होगा, कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, कितना प्रीपेड आया था, कितना अक्रूड रह गया, आपको हर चीज देखना होगा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? प्रोसेस इज टू एलाबोरेट। ओके, अब जो क्वेश्चन हमने अभी कैश बेसिस पे किया था, उसी क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग बनाएं, जो क्वेश्चन हमने क्या किया था, कैश बेसिस पे किया था, क्या क्वेश्चन था, पूरा नहीं लिखूंगी मैं। कैश सेल्स था शॉप का कितना? कैश सेल्स था 3,90,000, क्रेडिट सेल्स था 1,60,000, एक्सपेंसेस था तो एक्सपेंसेस कितना था 2,70,000, जिसमें से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाज 80,000, है ना। जो एक्सपेंस इज स्टिल टू बी पेड होता है उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये टोटल एक्सपेंस है आपका 2,70,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था कितना था? 80,000। ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये टोटल है, इसमें आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी एडेड था, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी जस्ट हमने कैश बेसिस पे किया है, तो 2,70,000 में ही ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है, ठीक। अब हम इसका जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? इसमें क्या होगा? अक्रूवल बेसिस पे रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना होगा? 3,90,000 प्लस 1,60,000, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे? कैश और क्रेडिट दोनों को कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू 5,50,000, एक्सपेंसेस टोटल कितना है? 2,70,000। हम चाहे वो पे हुआ है या नहीं हुआ है, हम उस एक्सपेंस को गिनेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब जो टोटल इनकम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2,80,000, ठीक। तो ये न्यूमेरिकल किसका हो गया? अक्रूवल बेसिस का। क्वेश्चन वाज सेम जो हमने कैश बेसिस पे क्वेश्चन लिया था, बस तरीका थोड़ा सा बदल गया कि इसमें हमने क्रेडिट सेल्स को भी कंसिडर किया है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी कंसिडर किया है, ठीक है। अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक चीज बचा है कि डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दैट्स इट, ठीक है। सिर्फ एक चीज बचा है, बाकी द चैप्टर इज डन। ओके, थैंक यू।